स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यस केमिस्ट्री पर। बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है ये टोटली डेडिकेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव में क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, अभी तक आपका डाउट है तो आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि अब हम लोग इस लेक्चर में आज ऑर्गेनिक के तमाम वैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको करने के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। काफी सारे बच्चे का क्वेरी था ऑर्गेनिक को लेकर के, हालांकि इस लेक्चर में मैंने बहुत ज्यादा रिएक्शंस को कवर नहीं किया है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए, ये मैं इस लेक्चर के बाद बता दूंगा। आपको एक नॉमेनक्लेचर पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये जो लेक्चर अभी मैं लेके आया हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसी पर काम चल रहा था ताकि आपको बेस्ट क्वेश्चन का लिस्ट प्रोवाइड किया जा सके और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सको। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, क्योंकि 7 तारीख को आपको मामला सेट करना है केमिस्ट्री का। उसी टारगेट को माइंड में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस क्लास को। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दें और एंटर करते हैं अब हमारे आज के क्लास में। जो हमारा पहला सवाल है देख लेते हैं क्या है। पहला सवाल है व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, हाउ इज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड। तो बच्चों सबसे पहला सवाल आया है बायोमोलिक्यूल्स से, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है वो 2 या 2 से ज्यादा जब एमिनो एसिड्स या एमिनो एसिड्स जब पॉलीमर बनाते हैं उस दौरान बनता है। एमिनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं एमिनो एसिड्स के। तो पॉलीमर्स कब होंगे, जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता होगा तब, और एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड से जोड़ने का कार्य कौन सा बॉन्ड करता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड करता है। एमिनो एसिड जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें COOH ग्रुप भी होता है और साथ ही साथ NH2 ग्रुप भी होता है। मतलब एमिनो एसिड में अमाइन भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, इसलिए इसका नाम एमिनो एसिड है। अब हम लोग देखते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। तो एक एसिड अपना COH वाला हिस्सा लेके सामने आता है, दूसरा एसिड NH2 वाला हिस्सा सामने लेकर के आता है, और यहां से वाटर का लॉस होता है। यहां से कह सकते हैं OH बाहर हो जाएगा, यहां से एक H बाहर हो जाएगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, कार्बन पर डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पर बच गया सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। आपसे अगर एग्जाम में पूछे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है तो आप बहुत तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। 2 या 2 से ज्यादा एमिनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है उसी को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब वाटर रिलीज करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से। तो ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। तो वाटर के एलिमिनेशन से बनता है, और यहाँ पे दिया हुआ भी है कि CONH वाला लिंकेज है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है ये कहता है एक एग्जाम्पल, ये जो सवाल है मैं बता दूं ये पॉलीमर्स का सवाल है। पॉलीमर्स के कुछ खास क्वेश्चंस को मैंने इस लेक्चर में कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि ये बात आप भी समझते होंगे कि पॉलीमर्स हालांकि ऑर्गेनिक का चैप्टर है, लेकिन पॉलीमर बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं ऑर्गेनिक में उनसे काफी अलग है। पॉलीमर्स का लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमने अपलोड कर रखा, आप उसको देख लो। उससे बाहर पॉलीमर्स में कुछ भी नहीं पूछेगा। यहां पर एग्जाम्पल हमें देने के लिए कह रहा है सिंथेटिक पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो भाई सिंथेटिक पॉलीमर वैसे पॉलीमर्स को कहते हैं जो मैन मेड होते हैं। तो पॉलीथीन मैंने बता रखा है, पॉलीथीन नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, तो पॉलीथीन एक एग्जाम्पल हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमर वैसा पॉलीमर जब 2 या 2 से ज्यादा चीज आपस में रिएक्ट करते थे तब जो नया पॉलीमर बनता था, वैसे पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल नाइलॉन 66 है। नाइलॉन 66 के मोनोमर्स कौन कौन से हैं आपको पता है। नाइलॉन 66 बनता है एडिपिक एसिड से और साथ ही साथ हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन से। ये है ना, ये जो दोनों हैं ये कह सकते हैं मोनोमर्स हैं नाइलॉन 66 के।
तो नाइलॉन्स या फिर कोई भी पॉलीमर, कोई सा भी पॉलीमर हो, आपको उसका मोनोमर याद रखना है, इस चीज को ध्यान में रखिए। हालांकि यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल पूछ रहा था एक सिंथेटिक पॉलीमर का और एक कंडेंसेशन पॉलीमर का, लेकिन जो भी सवाल हमारे सामने आएगा हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल को जितना खोल सकते हैं खोल के रखें, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको कोई भी सवाल जो मैं कराता हूं उसको पूरा 360 डिग्री पर उसको पढ़ना है, क्योंकि सवाल उसके इर्द गिर्द या लैंग्वेज चेंज करके किसी भी तरीके से बन सकता है। आपसे एग्जाम में अगर पूछता है तो आप कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते थे, बहुत सारे कंडेंसेशन पॉलीमर है या सिंथेटिक पॉलीमर है। अगला सवाल है व्हाट इज रोजेनमंड रिएक्शन। देखिए रोजेनमंड रिएक्शन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हमसे पूछ रहा है रोजेनमंड रिएक्शन किसको कहते हैं। तो रोजेनमंड रिएक्शन आइए पहले देखते हैं। रोजेनमंड रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले लेते हैं एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड का करवाते हैं रिडक्शन। एसिड हैलाइड का हम लोग करवाते हैं रिडक्शन, यानी इसका रिएक्शन करवाते हैं H2 से, और जो रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है PDBaSO4। क्या? PDBaSO4। तो एसिड क्लोराइड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, यानी RCHO में, और इसी रिएक्शन को नाम दिया गया है रोजेनमंड रिएक्शन। बड़ा सिंपल है, मैं फिर से कह रहा हूं, हमने लिया एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन और PDBaSO4। ये जो PDBaSO4 है इसको लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, जो कि एक पॉइजनस कैटलिस्ट भी है, और जो हमारा एसिड हैलाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। सिंपल है, मैं फिर से कह दे रहा हूं, रोजेनमंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो यार, कोई भी नेम रिएक्शन अगर पूछता है तो अगर तुम पूरे साल रिएक्शन पर बहुत ज्यादा काम किए हो तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, और काम कुछ भी नहीं किए हो तब तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको रटोगे ही और कोई उपाय नहीं है। तो बस याद कर लो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को, अब तुम उसके मैकेनिज्म पर चर्चा नहीं कर सकते हो, अब वो समय गया। चलिए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जिनका आंसर इतना आसान है कि क्या बताऊं, बस लेक्चर में जुड़े रहो, लेक्चर से बने रहो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे जो अगर आप इस लेक्चर में हो सकता है नहीं देखते तो एग्जाम में उसको छोड़ के ही आते, लेकिन इस लेक्चर को करने के बाद तुम्हारे लिए काम काफी आसान हो जाएगा। व्हाट इज कार्बलमाइन रिएक्शन? ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे पहले, और जो कार्बलमाइन रिएक्शन है सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है। प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से और KOH से, और आइसोसाइनाइड बनाता है। जो आइसोसाइनाइड बनता है इसका स्मेल बहुत घटिया होता है, फाउल स्मेल। तो अगर हम लोग ये रिएक्शन या किसी कंपाउंड का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से करवाते हैं और खराब घटिया स्मेल आता है तो हम समझ जाते हैं कि जो भी कंपाउंड है सामने वो प्राइमरी अमाइन है। हम लोग देख भी लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई प्राइमरी अमाइन है RNH2। प्राइमरी अमाइन मतलब 1 डिग्री अमाइन, मतलब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा के कार्बन अगर लगा रहे हो तो 1 डिग्री अमाइन, 2 हाइड्रोजन को हटाते हो 2 डिग्री, तीनों हाइड्रोजन को हटाते हो 3 डिग्री। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 और साथ ही साथ KOH से करवाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड मतलब RNC, और इसका जो स्मेल होता है ना भाई, ये काफी घटिया स्मेल होता है, इट इज फाउल स्मेल, फाउल स्मेल। और इसी स्मेल के कारण इसको हम लोग कार्बलमाइन टेस्ट भी कहते हैं, कि अगर हमें पता करना है कोई भी कंपाउंड प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, तो उसका हम लोग कार्बलमाइन टेस्ट करवाते हैं। घटिया सा बेकार सा स्मेल अगर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि जो भी हमारा कंपाउंड है वो 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ KCl और वाटर रिलीज होता है, ध्यान रखेंगे। रिएक्शन को वैसे आप बैलेंस कर दो ज़्यादा बेहतर, बट अगर बैलेंस नहीं भी करने आता है तो भी आप रिएक्शन को लिखो, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग बहुत मैटर नहीं करता है, रिएक्शन जो पूछ रहा है वो मैटर करता है। अभी तक 2 रिएक्शन पढ़ा, पहला रोजेनमंड H2PDBaSO4 और दूसरा कार्बलमाइन टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो 1 डिग्री अमाइन देता है। चलते हैं अगले सवाल पर, बहुत सारा सवाल लेकर के आया हूं तो फटाफट से करेंगे भाई। 2 रिएक्शन एकदम VBI में लिख लो, फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों पूछता एग्जाम में। हमारे सामने है
फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो याद रखो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हम लोग बेंजीन से लगाएंगे उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेकिन लगाने का तरीका देखो, मान लो कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से RX से, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड यानी एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 भी ले सकते हो। इसके प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो भाई ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में होता क्या है, जो अल्काइल ग्रुप होता है हमारा, वो अल्काइल ग्रुप जाकर के, जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुमको पता है यहाँ पर बेंजीन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। सिंपली याद रखो, अब मैकेनिज्म का चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, अल्काइल ग्रुप जाकर के बेंजीन से लग जाएगा, यानी हमारे पास एक कंपाउंड मिल जाएगा, है ना, यानी बेंजीन पर R ग्रुप लग जाएगा और X और H मिलकर क्या बना लेगा, HX। दिस इज फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। हुआ क्या, एक अल्काइल ग्रुप बेंजीन से इंट्रोड्यूस हो गया, बेंजीन से आकर के लग गया, इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा ही इसका भाई है एक फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड की जगह पर एसिड हैलाइड लेकर के जाते हैं, उसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड की जगह पर एसिड हैलाइड, दिस इज एसिड हैलाइड लेकर के जाते हैं। तो आप समझ जाइए सब कुछ सेम होता है, बस अटैचमेंट यहां से होगा, C डबल बॉन्ड OR बेंजीन से जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR बेंजीन से जुड़ जाएगा और HX बाहर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना। सेम एनहाइड्रस FeCl3 से रिएक्शन करवा दो तो बेंजीन पर अब कौन जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR। तो दिस इज कॉल्ड फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल वाले में टोपी आ रहा है, ये C डबल बॉन्ड O टोपी, एसाइल वाले में टोपी आता है और अल्काइल वाले में नहीं आता है। सिंपल सा फंडा है भाई। आगे चलें, अगला सवाल, पावर अल्कोहल किसको कहते हैं? इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। याद रखो, जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला देते हैं तो इसी को पावर अल्कोहल कहते हैं। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला देंगे तो ये एक प्रकार से फ्यूल एडिटिव है, तो इसको हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि पेट्रोल में 20% अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो पावर अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रिजर्वेटिव किसको कहते हैं या फिर फूड प्रिजर्वेटिव्स। देखिए, फूड प्रिजर्वेटिव्स वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि हम फूड में ऐड करते हैं ताकि फूड का लाइफ बढ़ जाए। जो खाना हो सकता है एक दिन में खराब हो जाए, वो अब 1 महीने में भी खराब नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि आपको मार्केट में पैकेट में जितने भी सामान मिलते हैं उन सब में फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है। तो उसी चीज को अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, सब्सटेंसेस एडेड टू फूड। खाना में ऐड किया गया वैसा सब्सटेंस जो फूड के स्पॉइलेज को बचाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उससे बचाएगा। एग्जाम्पल याद रखना, सोडियम बेंजोएट एक एग्जाम्पल है किसका, फूड प्रिजर्वेटिव का, सोडियम बेंजोएट CO-Na+। काफी बार पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड प्रिजर्वेटिव, और ऑप्शन में होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी सवाल बायोमोलिक्यूल्स का है और बड़ा सिंपल सा सवाल है, सुनो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसको कहते हैं? तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं सबका अपना अपना काम है, और तुम सोचो कि नॉर्मल कंडीशन में सारे प्रोटीन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रोटीन को अगर तुम परेशान करोगे, उसी प्रोटीन में किसी प्रकार का बदलाव करोगे तो प्रोटीन हो जाएगा गुस्सा, अपना काम छोड़ देगा और बैठ जाएगा, बोलेगा भाई अब हम काम नहीं करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि अगर हम हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन है उसमें कुछ बदलाव करते हैं। अब कैसा बदलाव करेंगे, तो उसमें हीट से रिलेटेड कुछ बदलाव कर सकते हैं, एसिड से रिलेटेड उसमें बेस ऐड करके, या जो भी हमारे बॉडी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटल्स, उनसे रिलेटेड कोई भी बदलाव करते हैं तो प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। वो प्रोटीन का जो काम है, प्रोटीन वो काम करना छोड़ देगा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब हम लोग एग को बॉईल करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एग होता है उसके प्रोटीन का भी डीनेचुरेशन
हो जाता है। एक और बात मैं बता दूं, जो लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे उनको ये बात याद आना चाहिए, बहुत अच्छे से मैं बताया था कि जब हम लोग डीनेचुरेशन करवाते हैं प्रोटीन का, यानी जो प्रोटीन मिलता है उसको बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन करवा देंगे उस प्रोटीन को बोलेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन। तो जो डीनेचर्ड प्रोटीन होता है, अब प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो डीनेचर्ड प्रोटीन जो है वो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं खोता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब आप किसी भी प्रोटीन में किसी प्रकार से बदलाव करते हो तो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर उसका खराब हो जाता है, नहीं बचता। अगर कोई डीनेचर्ड प्रोटीन है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका वैसा का वैसा ही रहेगा। सर प्राइमरी स्ट्रक्चर ये क्या बोल रहे हो भाई? देखो कोई भी प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन किससे बनता? अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि प्रोटीन किससे बनता। पहले ही सवाल में हमने पढ़ा था ना, पहला सवाल क्या था? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है बताओ? एमिनो एसिड्स जिस चेन से जुड़ता है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो एमिनो एसिड जब रिपीट होता है बहुत बार, 100 से ज्यादा बार, तो बनता है प्रोटीन। तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस कि कौन सा एमिनो एसिड, फिर कौन सा एमिनो एसिड, फिर कौन सा एमिनो एसिड, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उम्मीद करते हैं कि क्लास में जो बच्चे बैठे थे वो ये बात सुन के मेरी बात को समझ पा रहे हो। फिर उसका शेप आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब प्रोटीन में अगर कोई बदलाव करते हो, प्रोटीन गुस्सा जाता है, अपना काम काज छोड़ देता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगला सवाल कहता है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, और मैं फिर से बताता हूं, देखो ये कुछ ऐसा सेक्शन है ऑर्गेनिक का जिसमें रिएक्शन नहीं है, तो तुम यहां मेरी बात को सुनो और पेपर में जाकर के आंसर लिखो। अब तो ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, ज्यादा दिन होता तो भूलने का चांस रहता, अब ज्यादा दिन नहीं है, भूलने का चांस है ही नहीं। तो मेरी बात को सुनो और पेपर में सीधा जाके उतारो। बोलता है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का कम बॉइलिंग पॉइंट है पारानाइट्रोफेनॉल। भाई रेजोनेंस, आंसर लिख दो रेजोनेंस। अगर नहीं पता है तो सिर्फ रेजोनेंस लिख करके घुमा फिरा दो, और अगर पता है तो डिटेल में थोड़ा आंसर बताओ। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल किसको कहते हैं। देखो फेनॉल इसको कहते हैं, बेंजीन पर OH लगा है, दिस इज फेनॉल। ऑर्थो पे अगर NO2 लगा देंगे, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। और दूसरी तरफ है हमारे पास पारानाइट्रोफेनॉल, तो दिस इज फेनॉल, और पारा पोजीशन पर NO2 लगा देंगे, दिस इज पारानाइट्रोफेनॉल। कहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि OH के H और नाइट्रोजन के हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो O और H के बीच हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक मॉलिक्यूल है जो अपने ही एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल खुद को ही पकड़ के बैठा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, लेकिन यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। होगा क्या कि जो पारानाइट्रोफेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसको उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा। पारानाइट्रोफेनॉल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो इसका H और इसका N मिल करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको सिंपली आंसर लिखना है कि देखो एक चीज समझो कि अगर मान लो तुम भीड़ में खड़े हो और एक दोस्त दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, पहला केस, और दूसरा केस में हर आदमी खुद का हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये खुद का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर एक दोस्त दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, तो भीड़ में जब भगदड़ मचेगा तो ये लोग भूतलाने का चांस ज्यादा है, लेकिन इसके भूतलाने का चांस कम है क्योंकि हाथ को जोर से पकड़ के बैठा है। तो आप इस चीज को समझो ना कि जब टेम्परेचर देंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के नहीं बैठा, लेकिन यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, सिंपली आंसर लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर या बॉइलिंग पॉइंट पारानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में। रीजन पूछ दे तो आपको लिखना है पारानाइट्रोफिनॉल के पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए। चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो। भाई सुनो, याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखो, ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा अल्कोहल का। क्यों ज्यादा है, तुम दोनों का क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और उसके बाद होगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन का, और उससे भी कम होगा किसका? ईथर का। और उससे भी कम होगा किसका? तो हाइड्रोकार्बन का, या फिर कह सकते हैं अल्केन का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है जब मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है, मतलब मॉलिक्यूलर मास एक जैसा है कंपाउंड का। तब मान लीजिए कोई ईथर है और कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ज्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये ऑर्डर किसका है? ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। और सिंपल सा सवाल, बहुत तरीके से सवाल पूछ सकता है। कहीं पर पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये वाटर नहीं, ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता है, वहां वाटर आता है, यहाँ वाटर नहीं आएगा। ये लोग खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, इसीलिए ऐसा होता है ना। और एल्डिहाइड कीटोन में जबकि ऐसा नहीं होता, ईथर में नहीं होता, इसीलिए हम लोग वहां पर चर्चा नहीं करते हैं। तो आइए यहां पर देखें, कंपाउंड को पहचानते हो कि नहीं? ऑर्गेनिक पढ़ने आए हो और फंक्शनल ग्रुप पता नहीं है, तो इससे बड़ा दिक्कत का बात क्या होगा भाई बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने आए हो और ईथर को नहीं पहचानोगे, एल्डिहाइड को नहीं पहचानोगे, कीटोन को नहीं पहचानोगे, कोई बात नहीं। कल इस चैनल पर कल मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा IUPAC नोमेनक्लेचर पर, जहां पर सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एक बार बता दूंगा, देख लेना उस लेक्चर को। तो अभी अगर फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं पहचान रहे हो, हालांकि ये बहुत दर्द वाला बात है, दुख वाला बात है कि एग्जाम इतना नजदीक है फिर भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचान रहा है, लेकिन क्या कर सकते हो, पेपर में तो बैठोगे ही। चलो इधर ध्यान दो, ये ईथर है, C4H9COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अल्कोहल है। मान लो इसको मैं नाम देता हूं 1, ये 2 और ये 3। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद थर्ड वाले का अल्कोहल का, और सबसे कम किसका? ईथर का। सिंपल ऑर्डर याद रखो, आंसर कर लो, सीधा बात। बोलता है एसिटाइलेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? भाई अल्काइलेशन के बगल में ही तुमको मैं एसिटाइलेशन बता दिया था, तो यहाँ पे तो दोबारा बताने से रहा। देख लो, मैं बताया था कि एसिड हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो अल्काइलेशन, एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एसिटाइलेशन। देख लो देख लो देख लो देख लो, है ना, सेम काम, प्रोडक्ट भी बना दिया। तो एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिटाइलेशन, है ना। तो इसको भी मैंने पीछे करवा दिया। चलो आगे बात करते हैं। बोलता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में डिफिकल्ट है टूटना, रेजोनेंस। यहां भी आंसर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्यों है आंसर, जरा सुनिए ना। मान लीजिए कंपेयर कर रहा है क्या? नहीं, बस बोला डिफिकल्ट है, ब्रेक करना, सुनना। देखो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, कार्बन से लगा है क्लोरीन, और दूसरी तरफ बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन से जुड़ा है, बेंजीन से कौन जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बेंजीन से अगर क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन पर होगा लोन पेयर, और यहां पर सेट होता है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन सेट हो रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस मैं एक स्टेप करवाता हूं, लोन पेयर कूदेगा आगे, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा छत पर, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा छत पर। तो अगला जो स्टेप होगा भाई, देखो इधर, अगला जो स्टेप होगा, लोन पेयर अगर आगे कूदा है ना, लोन पेयर अगर आगे कूदा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खोया है क्लोरीन पर प्लस चार्ज, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छत पर चढ़ेगा, यहां आ जाएगा माइनस चार्ज, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। तो मैं आपको बता दूं कि और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बनेंगे, लेकिन मैं एक ही ड्रॉ किया हूं आपको ये बताने के लिए कि क्लोरोबेंजीन में होता है रेजोनेंस, और इस रेजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, इसके पास कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड, हमेशा नहीं रहता डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल भी डबल भी, सिंगल तो कहते हैं भाई डबल बॉन्ड जैसा हो, है ना, तो मुश्किल होगा इसको तोड़ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि क्या ध्यान रखेंगे कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, और इसीलिए
एराइल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन जो एसएन रिएक्शन होता है घटिया देता है। एसएन रिएक्शन को देख के उदास हो जाता है। क्यों भाई? एसएन रिएक्शन हम जब जब पढ़े हैं तब तब ये बॉन्ड टूटा है, क्लोरीन को जाना पड़ा है, लेकिन एराइल हैलाइड बढ़िया एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 या SN2 बढ़िया नहीं देगा। पूछोगे ना क्यों? तो यही जवाब देगा कि भाई डबल बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा नहीं। और भी रीजंस हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि यहाँ पर कार्बन sp3 है, यहाँ पर कार्बन sp2 है, sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बॉन्ड कम पोलर होगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आपको आंसर में मेंशन करना है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग इस रिएक्शन को या इस रिएक्शन में हम लोग थैलेमाइड की मदद से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, मतलब 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग थैलीमाइड लेंगे। थैलीमाइड किसको कहते हैं नहीं पता है ना? सीख लो, अभी प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले हम लोग थैलीमाइड लेंगे, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ, हाइड्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह पर K आ जाएगा, जिसको हम लोग पोटेशियम थैलीमाइड कहते हैं। तो थैलीमाइड फिर से ड्रॉ करेंगे, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन H हट गया और यहां पर आ गया K+, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। अब नेक्स्ट प्रोसेस में, अगले स्टेप में हम लोग इसी का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? RH से। और RH से अगर रिएक्शन करवाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, RH से रिएक्शन करवाएंगे तो अगले स्टेप में KX बाहर हो जाता है और N से R जुड़ जाता है, तो कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर कौन जुड़ जाएगा? R, और कौन बाहर हो गया यहाँ से? KX बाहर हो गया। क्लियर है? अब अगले केस में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, और ये जो स्टेप है यही आखिरी स्टेप है। इसमें जो हमारा RNH है ये बाहर हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन बना देगा, यानी ये बना देगा RNH2, और ये जो थैलेमाइड वाला सेक्शन है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O O माइनस Na प्लस O माइनस Na+। तो आप देखो कि फाइनली हमने प्राइमरी अमाइन बना लिया यहाँ पर, और इसी रिएक्शन को कहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम लोग सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। स्टेप्स याद रखो, तभी जाकर के अगर ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछता है तो आप इसको लिख पाओगे। चलते हैं अगले सवाल पर। Why is सुक्रोज कॉल्ड इनवर्ट सुगर? भाई सुक्रोज को इनवर्ट सुगर क्यों कहते हैं? जरा ध्यान से सुनना। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना? ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, हमें पता है। और जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसको कहते हैं इनवर्टेज, है ना? तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो सुक्रोज किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल आंसर है। बोलता है सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं? इसीलिए इनवर्ट शुगर कहते हैं क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये भी है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ग्लूकोज भी है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रक्टोज भी है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं ये तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन समझो कि कुछ होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तीनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं, अब जानना पड़ेगा क्योंकि आंसर तभी समझ में आएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो होता यह है कि जो हमारा सुक्रोज है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो भी लाइट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। ग्लूकोज भी होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये भी लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। लेकिन फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी है, इट इज लीवो रोटेटरी। मतलब ये क्या करता है, लाइट को, देखिए जो सुक्रोज है और ग्लूकोज है ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं,
लेकिन फ्रक्टोज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। लेकिन होता फाइनली ये है कि इन दोनों के चाहने के बावजूद भी जो लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि इसका रोटेशन ज्यादा होता है इस दोनों के कंपैरिजन में। या आप ऐसे समझो, फ्रक्टोज का ज्यादा प्रयास है ग्लूकोज और सुक्रोज के कंपैरिजन में। तो जब सुक्रोज अकेले था, जब हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था, तब लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता था। लेकिन हाइड्रोलाइसिस होने के बाद दबदबा आ गया फ्रक्टोज का, तो लाइट के जो घूमने का दिशा है वो बदल गया, और इसीलिए हम लोग सुक्रोज को इनवर्ट शुगर कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस के दौरान सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, और जो रोटेशन है वो उल्टा हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में बदल जाता है, इसीलिए इसको इनवर्ट शुगर कहते हैं। चलिए ना अगले सवाल पर चलते हैं। अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में अल्केन्स की तुलना में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल क्यों सॉल्युबल है पानी से? क्योंकि पानी में जाएगा अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पहला एग्जांपल ये लिख सकते हो, पहला आंसर ये लिख सकते हो, या दूसरा आंसर ये भी लिख सकते हो कि देखो दूसरा आंसर ये लिख सकते हो कि वाटर पोलर है और अल्कोहल भी क्या है, पोलर। पोलर को पोलर पसंद है, तो इसीलिए अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। और जहां दूसरी तरफ बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन्स जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। तो आप सिंपली याद रखो कि वाटर पोलर, अल्कोहल भी पोलर, तो अल्कोहल वाटर में आसानी से मिक्स हो जाएगा, लेकिन अल्केन्स वाटर में आसानी से मिक्स नहीं होगा। या दूसरा रीजन, जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसीलिए भी वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज या प्रिपेयर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। ठीक है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को जब जब बनाएंगे तो एनहाइड्रस कंडीशन पर ही बनाइएगा। देखिए सिंपल सा बात है, हर जगह लिखा है, किताब में लिखा होता है, नोट्स में लिखवाया हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोजन बहुत पसंद है, किसी भी H+ देने वाले कंपाउंड से रिएक्शन कर लेगा। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं सर? भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कार्बन जुड़ा होता है मैग्नीशियम से, है ना, RMg, और क्योंकि इस Mg पे प्लस चार्ज आता है तो X-, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMg, Mg+ और Mg पे प्लस चार्ज होता है और X-, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम सुनो, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को H+ मत दिखा देना, क्योंकि जैसे ही दिखा दोगे ये तुरंत अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब जब बनाएंगे तब तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ कंडीशन लेंगे, क्योंकि थोड़ा भी मॉइस्चर मिलेगा ये तुरंत अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाओ ना, रिएक्शन करके भी तुमको दिखा देता हूँ। हालांकि ये रिएक्शन नहीं लिखना है तुमको, ये तुमसे सिर्फ पूछ रहा है, दिखा भी सकते हो 2 नंबर में, बहुत बड़ा रिएक्शन। ये देख लो RMgX, और इसको अगर मान लो वाटर मिल गया, कोई भी H+ वाला सब्सटेंस मिल जाए, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH, अल्केन में। सब कुछ खो देगा, सीधा हाइड्रोजन आ जाएगा, और बच क्या गया साथ में MgOH X। ये तो आप ये सब ध्यान मत रखो, आप ये ध्यान रखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा इसको पानी से बचा के रखना, नहीं तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाई शुड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन? बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एनी सोर्स, सिर्फ वाटर से ही नहीं, कोई भी H+ देने वाले चीज से, एनी सोर्स ऑफ H+ टू गेट कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, अल्केन में। अल्केन तो समझते होगे, अल्केन तो समझते होगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, या कार्बन का सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। जो अगला सवाल है हमारा वो कहता है डिफाइन फेलिंग सॉल्यूशन एंड इट्स यूज। देखिए टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट हम लोग साथ में पढ़ते हैं, और फेलिंग सॉल्यूशन जो है, या टॉलेंस टेस्ट में टॉलेंस सॉल्यूशन था AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4OH, लेकिन टॉलेंस को साइड रखो। यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन पूछा और उसका इस्तेमाल पूछा है, तो सबसे पहले इस्तेमाल पे बात करते हैं। तो फेलिंग टेस्ट जो है वो बताता है कि कोई भी कंपाउंड में एल्डिहाइड मौजूद है कि नहीं, या फिर जितने भी सुगर्स हैं उसमें रिड्यूसिंग सुगर्स कौन है ये हम पता कर सकते हैं। रिड्यूसिंग सुगर वैसे सुगर को बोलते हैं जो टॉलेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट देता है।
या रिड्यूसिंग शुगर के पास भी देखो सिंपली समझो, टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो इस बात का पता करवा देगा आपको, या फेलिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कोई ये हमें बता के देगा कि किसी भी कंपाउंड के पास एल्डिहाइड है कि नहीं है। तो वैसे शुगर्स या जो रिड्यूसिंग शुगर्स वैसे शुगर्स होते हैं जिनके पास एल्डिहाइड मौजूद होता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स और एल्डिहाइड्स का पता लगा सकते हैं फेलिंग टेस्ट से। हालांकि हमसे पूछा फेलिंग सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का और साथ साथ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का, इसी को हम लोग रचील सॉल्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रचील सॉल्ट भी है। और इसका फॉर्मूला की बात करें, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है KNA, है ना, और कार्बन जो होता है इसमें C4H4O6.4H2O, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है हाँ रचील सॉल्ट का। और आपको मैं बता दूं, ये जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, हालांकि कॉपर सल्फेट को फेलिंग ए कहते हैं, इसको फेलिंग बी कहते हैं, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा। और किसी भी कंपाउंड के पास अगर एल्डिहाइड है तो उससे रिएक्शन करके ये Cu2O का रेड कलर देता है। कौन सा कलर? रेड कलर। मतलब अगर कोई कंपाउंड फेलिंग टेस्ट दे रहा है, मतलब रिएक्शन के बाद अपने को रेड कलर दिखाई देगा। और रेड कलर कब दिखाई देगा? जब उस कंपाउंड के पास एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड भी टॉलरेंस फेलिंग टेस्ट देता है और एक खास प्रकार का कीटोन भी फेलिंग टेस्ट देता है। वैसा कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पर OH लगा हो, जैसे ये कीटोन है तो अल्फा कार्बन पर अगर OH लगा हुआ है तो ये कीटोन भी क्या करता है? फेलिंग टेस्ट देता है। साथ ही साथ फॉर्मिक एसिड भी HCOOH, फॉर्मिक एसिड भी टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट देता है। इस चीज को याद रखेंगे। KNaC4H4O6.4H2O ये फेलिंग बी का फॉर्मूला है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तब हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बन करके तैयार होता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है व्हाट इज हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसको HVZ रिएक्शन बोलते हैं। और बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है भाई, ये सब रिएक्शन अगर छोड़ के आओगे एग्जाम में तो पाप में ही गिनती होगा, समझ लो, इतना ज्यादा आसान रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेट्स टेक एग्जांपल CH3CH2COH, और इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ किसी हेलोजन से, है ना, रेड फॉस्फोरस के साथ कोई भी हेलोजन मान लेते हैं X। तो कुछ नहीं करना, अल्फा कार्बन पर हेलोजन आकर के लग जाएगा, यानी मान लीजिए CH3CH अल्फा कार्बन पर हेलोजन आकर के लग जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? दिस इज कॉल्ड हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, या शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है HVZ रिएक्शन। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन का मतलब है सेम चीज जब ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्रोपोर्शियोनेट हो गया। तो कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ वैसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। मैं फिर से बोल दूं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, और कीटोन में भी सारे नहीं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, इसीलिए एल्डिहाइड पर ही चर्चा करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्रोपोर्शियोनेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होना चाहिए। आप याद करो कि जब हम कैनिजारो पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ एक और रिएक्शन पढ़ते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, जहां अल्डोल कंडेंसेशन का ये रिक्वायरमेंट होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैनिजारो का ये रिक्वायरमेंट होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, सीधा समझो यार, कि मान लो मेरे पास HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। और इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवा देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, मान लो कि हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं कंसंट्रेटेड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो KOH से, तो सिंपल सा बात है, कुछ याद नहीं रखना है, एक बार इसी को ऑक्सीडाइज कर दो और एक बार इसी को रिड्यूस कर दो। एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का अल्कोहल यानी CH2OH, और साथ में एक बार ऑक्सीडाइज कर देंगे फॉर्मल्डिहाइड को तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH यानी फॉर्मिक एसिड। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कैनिजारो रिएक्शन का। याद रखें, वैसे ही एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा।
डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होता है और सेम कंपाउंड रिड्यूस भी होता है। अगले सवाल पर चलते हैं, कहता है मार्कोव-निकोव रूल क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब हम लोग एल्कीन का एडिशन पढ़ते हैं और उसमें भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं तो आपको पता होगा कि हैलोजन आकर के ये डबल बॉन्ड टूटता है और हैलोजन आकर के जुड़ता है। तो मार्कोव-निकोव रूल ये कहता है कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर ज्यादा कार्बन लगा हो या जिस पर कम हाइड्रोजन लगा हो। तो अगर ये डबल बॉन्ड टूटता है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये डबल बॉन्ड टूटता है तो अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड को, चलो हमने तोड़ दिया, अब हम बात करते हैं ये H+ और X- ये हैलोजन कहां लगेगा? तो हैलोजन उस कार्बन पे लगेगा जिस पर कार्बन का संख्या ज्यादा है। भाई तुम्हारे पास कितने कार्बन है? पीछे एक भी नहीं, इसके पास एक कार्बन है, तो जो हैलोजन होगा वो यहां लग जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो यहां करके ये CH2 क्या बन जाएगा? CH3। इसी नियम को कहते हैं मार्कोव-निकोव नियम। इसके अपोजिट नियम को बोलते हैं एंटी मार्कोव-निकोव नियम। जब HX के साथ पेरोक्साइड आएगा तब एंटी मार्कोव-निकोव के रूल से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सिर्फ HX से रिएक्शन करवाते हैं तो एडिशन मार्कोव-निकोव के नियम से होता है। तो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HX, मतलब HX को जब हम लोग ऐड करवाने जाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्योंकि सिमेट्रिकल में कहीं भी लगा दो फर्क नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन अटैच होगा उस कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो, उल्टा लिखा हुआ है, जिस पर हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा? हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है, व्हाट इज मेटामेरिज्म? समझिएगा, एक मिनट, हैलोजन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन अटैचेस? अच्छा एक मिनट, सही कह रहा, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि हैलोजन उससे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, लेकिन यहां बोलता है हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? तो हाइड्रोजन उसी से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, है ना? तो वही वर्ड्स चेंज करके लिखा हुआ है बस। देखो ये कह रहा है हाइड्रोजन उसके पास गया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था, और मैं कह रहा हूं कि हैलोजन उसके पास जाएगा जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन कम होगा, बात बराबर ही है। चलो अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज मेटामेरिज्म? देखो दो मेटामर्स आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, बस अल्काइल ग्रुप का अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल से तुरंत समझ जाओगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई मैंने एग्जांपल लिया ईथर का, सब पहचानते हो ईथर है। अब ईथर के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में अगर मैं बदलाव कर दूं, उधर भी दो इधर भी दो है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इधर 3 कर दूं और इधर 1 कर दूं तो फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ये जो दोनों कंपाउंड है ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। सेम काम तुम कीटोन में भी कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगा होगा दोनों साइड। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, इधर 2 इधर 2, फिर इधर 3 करके इधर 1 कर दिया, दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों ईथर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, बोलता है कायरल और अकायरल कंपाउंड क्या है? भाई कायरल कंपाउंड पूछे तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, या कायरल कार्बन पूछे तो वैसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग अलग लगा होना चाहिए, वैसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। अगर कोई भी सेम ग्रुप 2 बार रिपीट हो जाए तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा, और जो कायरल कार्बन होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपने मिरर इमेज पर। मतलब अगर कोई कंपाउंड है ना, अगर कोई कंपाउंड कायरल है तो वो अपने मिरर इमेज पर चिपकेगा नहीं, और अगर कोई कंपाउंड कायरल है तो अपने मिरर इमेज पर जाकर के चिपक जाएगा। एक बार आप लोग इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर भी पढ़ लेना। इनैंशियोमर वैसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, वो इनैंशियोमर्स कहलाते हैं, और डायस्टीरियोमर्स वैसे कंपाउंड जो ना ही मिरर इमेज है और ना ही सुपर इम्पोज होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक का मामला क्लियर है। अभी बहुत सारा सवाल है तो एनर्जी नहीं खोना है, आखिरी तक बने रहो। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि अगर आपने थोड़ा भी ढंग से क्लास किया है, मेरा बताया एक एक बात आपके सीधा जहन में जा रहा होगा, और नहीं किया है, अगर मान लो तुमने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भी बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको 20 में से 10 सवाल चूज करना है, वैसे सवाल को बस चूज करना जो तुमसे रिलेवेंट हो, जिसके बारे में तुम जानते हो। बाकी आगे भी डिस्कशन करेंगे। अगला सवाल कह रहा है एनिलीन खराब बेस क्यों है? भाई देखो मैं सिंपल सा बता रहा हूं, मैं ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तुमको सीधा बताता हूं। कोई भी कंपाउंड या अमाइंस की बात करें, अमाइंस भाई तुम बेस हो, बोलेगा हाँ बेस है। क्यों बेस है? बोलेगा मेरे पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास लोन पेयर है।
एनिलीन के पास जाते हैं हम लोग। एनिलीन भाई तुम भी बेस हो क्या? बोलेगा हाँ मैं भी बेस हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास लोन पेयर है। लेकिन हम बोले तुमको तो खराब बेस कह रहा है ऊपर कोई। हम ये भी बोला हाँ खराब बेस है। बोले क्यों खराब बेस हो? तो बोलेगा देखो बेस का मतलब होता है लोन पेयर देने का टेंडेंसी, लेविस बेस कहते हैं उसको। अगर कोई कंपाउंड के पास लोन पेयर है और उसके पास ये क्षमता है कि अपने लोन पेयर को वो डोनेट कर सकता है, तो वो लेविस बेस कहलाता है। तो हम कह रहे हैं कि तुम खराब बेस क्यों है, तो यहां पर भी आंसर होगा रेजोनेंस। ये बोलेगा भाई मेरा जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। आपको अगर ना दिखे तो आप ध्यान से देखो, जब हम बेंजीन को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर कूदेगा नीचे, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छत पे, रेजोनेंस चलेगा। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि जो एनिलीन का रेजोनेंस है वो डीलोकेलाइज्ड है या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए एनिलीन क्या है? वीक बेस है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर OH ग्रुप का। भाई बोलता है OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? तो मैं आपको यहां भी बता देता हूं। देखो जब बेंजीन से OH को जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पर है लोन पेयर और यहां पर बेंजीन में बैठता है कॉन्जुगेशन। देखो बेंजीन में बैठता है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर कूदता आगे, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चढ़ जाता है छत पर। तो अगले स्टेप में अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर आगे कूदा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, लोन पेयर यहाँ कूदा है, यहाँ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छत पे चढ़ गया, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। अगले स्टेप में अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, निगेटिव चार्ज कूदता है आगे, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चढ़ जाता है छत पर। तो अगले स्टेप में भाई फिर से रेजोनेटिंग, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो 1 मिनट का पॉज लो, अभी तुमको बताता हूं तुम कैसे समझोगे। 1 मिनट का बस पॉज लो। निगेटिव चार्ज कूदेगा आगे, यहाँ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छत पर, यहाँ निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, कोई बात नहीं है ना। उसके बाद फिर से अगले स्टेप में निगेटिव चार्ज कूदेगा आगे, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा छत पर। तो जो कंपाउंड है हमारा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, डबल बॉन्ड ऊपर, सब कुछ वैसा का वैसा ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज कूदा आगे और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चढ़ गया छत पर। भाई देखो रेजोनेंस के कारण जो निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है वो निगेटिव चार्ज लेकर के आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर, पारा पे नहीं ला रहा है, मेटा पे। तो ऑर्थो और मेटा पर रेजोनेंस के कारण या प्लस आर इफेक्ट कहते हैं इसको, प्लस आर इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज आ रहा है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो कहाँ करेगा? ऑर्थो या पैरा पर। बस यही पूछ रहा है तुमसे कि OH ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है ऑर्थो पैरा पर, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट हैपेंस जब फेनॉल को हम लोग जिंक डस्ट में हीट करेंगे? तो भाई बेंजीन बन जाता है ना। यहाँ पे रिएक्शन दे भी रखा है कि फेनॉल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से कराओगे तो रिडक्शन हो जाएगा, जिंक डस्ट से अगर रिएक्शन करवाओगे तो रिडक्शन हो जाएगा और फेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। सिंपल सा फंडा है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। बोलता है इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हालांकि मैं सारे कोशिश करूंगा कि इन कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस वाले लेक्चर में ही कवर कर दूं। इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। इथाइल अमाइन 2 कार्बन CH3 CH2 NH2। देखो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं NaNO2 प्लस HCl से। तो जब NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने वाला रिएक्शन है, लेकिन अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये फाइनली अपने आप को क्या कन्वर्ट कर लेता है? NaOH लेकर के साथ में अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता है, तो CH3 CH2OH में ये कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये तरीका है जिससे हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, और बाद में फिर रिएक्शन करवा देते हैं किससे? बाद में रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। चलिए अब आगे बात करें, ये कन्वर्जन वाला रिएक्शन था। बोलता है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। यार न्यूक्लिक एसिड के ही तो टाइप्स पढ़े थे, RNA और DNA। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था क्लास में, बायोमोलिक्यूल्स में। न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? तो पेंटोज शुगर है ना, उसके बाद बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है, वो सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं या बायोपॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो जिम्मेदार होता है। देखो RNA DNA का काम क्या है? DNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है और RNA कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जाहिर सी बात है DNA RNA
न्यूक्लिक एसिड से ही बना है, तो न्यूक्लिक एसिड का भी तो वही काम होगा जो डीएनए और आरएनए का होगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो बायोपॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और कह सकते हैं स्टोरेज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से डाउटर सेल में ट्रांसफर करता है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स का ही दूसरा नाम है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन हमने पढ़ा था कि जब 100 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। एक्सेप्शन में पढ़ा था इंसुलिन, उसमें सिर्फ 51 एमिनो एसिड होता है, वो एक्सेप्शन है। बाकी 100 से ज्यादा एमिनो एसिड मिलता है तो प्रोटीन बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने पढ़ा था कि काफी ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर मास होता है, तो एक एक मॉलिक्यूल इनका बहुत हेवी होता है, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल। हाई मॉलिक्यूलर मास होता है कंपाउंड्स का, पॉलीमराइजेशन छोटे छोटे यूनिट को जोड़ के बनता है, वैसे कंपाउंड्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इसका एग्जांपल है। बोलता है इथेनॉल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ईथर से। भैया इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने एक साथी को दूसरे, एक साथी को अपने पड़ोस वाले साथी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ के रखता है, जबकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे पहले लिखा दिया, वहीं बता दिया, ईथर जीत रहा है। ईथर से कौन, ईथर कहता हूँ, इथेनॉल जीत रहा है, अल्कोहल है, अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड जीतता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कोई जीतने वाला है, पता है कौन, एमाइड। एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जीतता है। चलो आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टार्टरिक एसिड, ठीक है भाई, ड्रॉ कर लो, बस याद रखना, दिस इज टार्टरिक एसिड। COH, कार्बन पर H, OH, फिर से कार्बन पर H, OH, और आखिरी में फिर से COH, है ना, दिस इज टार्टरिक एसिड, और ये पाया जाता है इमली में। चलो नेक्स्ट बोलता है व्हाट हैपेंस, एन ब्यूटाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक। भाई अल्कोहलिक KOH को देख के ही एलिमिनेशन याद आना चाहिए। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन मतलब सीधा 4 कार्बन का ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2, एन ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन किससे करवाने बोल रहा है, अल्कोहलिक KOH से। तो भाई सेटजेफ रूल से प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन करवा देंगे, एलिमिनेट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, सिंपल सा प्रोडक्ट है। अगले सवाल पर चलते हैं। बोलता है अल्कोहल और फेनॉल में डिफरेंस बताइए। भैया अल्कोहल में OH जुड़ा होता है एलिफेटिक नॉर्मल कार्बन से, लेकिन फेनॉल में देखो ना, अल्कोहल की एग्जांपल लें, अगर अल्कोहल का एग्जांपल लें तो अल्कोहल में जो OH जुड़ा होता है वो नॉर्मल कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन फेनॉल में तो शाही कार्बन से जुड़ा है, एकदम बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा है OH। तो सबसे पहला डिफरेंस ये लिख सकते हो कि OH एलिफेटिक, या तुम लिख देना sp3 कार्बन से जुड़ा है, इसमें sp2 कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जिससे अल्कोहल जुड़ता है उससे sp3, तो ये भी लिख सकते हो। उसके बाद जो अल्कोहल होता है ये कम एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक, क्यों, आगे सवाल है तब देखेंगे। बाकी FeCl3 टेस्ट नहीं देता है अल्कोहल, और जो फेनॉल है वो FeCl3 टेस्ट देता है, क्योंकि FeCl3 से रिएक्शन करने के बाद एक खतरनाक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कलर भी देता है, कौन सा, वायलेट कलर। तो ये बेसिक सा है, डिफरेंस पूछ रहा है, अगर ऐसा पूछे भी 2 नंबर में तो डायग्राम वाइग्राम ड्रॉ करके 2 सेक्शन बांट के इस सवाल को कर लेना। अगला सवाल, मीथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस। मीथेनोइक एसिड 1 कार्बन का एसिड, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड। देखो मीथेनोइक एसिड का ही कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, और इथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाले का एसिटिक एसिड। एक रिड्यूसिंग होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग होता है, और इसमें फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और ये जो एसिटिक एसिड है ये वीकर एसिड होता है। ये मैं बता देता हूँ क्यों। चलो मान लो COH और यहाँ पर है CH3COH। आपको पता होना चाहिए कि एसिड बढ़िया वो होता है जो H+ रिलीज करे, ये भी H+ रिलीज कर सकता है, ये भी कर सकता है। H+ कोई भी एसिड तब रिलीज करता है जब वो जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हो वो ऑक्सीजन उसको निचोड़ ले, उसका सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तब खींचेगा जब खुद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से करीब हो, लेकिन यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पर H लगा है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ऑक्सीजन का,
और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ज्यादा परेशान नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन को ज्यादा परेशान नहीं करेगा तो हाइड्रोजन जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब ये खराब एसिड है और ये बढ़िया एसिड है। क्लास में ना सारा बात एकदम डिटेल में बताया हूं, सारा चीज आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। बोलता है एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये भी मैं पहले बता दिया हूं। एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं? तो बेंजीन रिंग से जब कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है ये एराइल हैलाइड। क्यों क्यों भाई तुम ऐसा रिएक्शन नहीं देते हो? तो सबसे पहला रीजन कि कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कि आसानी से टूटेगा नहीं, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और टूटेगा नहीं तो एसएन रिएक्शन बढ़िया देगा नहीं। दूसरा रीजन, ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये बॉन्ड कम पोलर होगा तो टूटेगा नहीं। फिर अगला रीजन ये है कि फेनाइल केटाइन का फॉर्मेशन करता है। अगर मान लो हैलोजन यहाँ से जाएगा तो बेंजीन रिंग पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं फेनाइल केटायन। दिस इज कॉल्ड फेनाइल केटायन, जो कि बेहद अनस्टेबल होता है। तो कुछ रीजंस हैं जिस रीजन की वजह से अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में एराइल हैलाइड बढ़िया एसएन रिएक्शन नहीं देता, बहुत हाई टेम्परेचर पर देता है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला सवाल है फेनॉल्स ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। बढ़िया सवाल है, जरा सुनो यार। अल्कोहल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये ROH, मान लो कि हम इससे H+, अगर एसिडिक है तो बोलेंगे ना H+ लाया, H+ ला, H+ अगर दे देगा तो RO- और कौन? H+, इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब हमारे पास फेनॉल है, फेनॉल ही है ना, हाँ, हमारे पास फेनॉल है, मान लो फेनॉल को बोलेंगे फेनॉल, फेनॉल भाई तुम तो एसिड हो तो अपना H+ थोड़ा रिलीज करो। H+ जब फेनॉल रिलीज कर देगा भाई तो ये बनेगा O-H+। इसका एक खास नाम, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फेनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फेनॉक्साइड आयन। और ये है अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन। तो सुनो, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तब होता है जब H+ रिलीज करने के बाद जो उसका कॉन्जुगेट बेस, हाँ, H+ रिलीज करने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, बढ़िया तरीके से स्टेबल हो। तो हम बोले कौन सा बढ़िया स्टेबल है? तो ये बोल रहा है, ये फेनॉक्साइड बोल रहा है कि भैया इधर ध्यान दीजिए ना, उसको छोड़िए। आप रेजोनेंस का नाम सुने हैं? और जरा देखिए पाई सिग्मा निगेटिव, हम तो रेजोनेंस कर रहे हैं, और रेजोनेंस कर रहे हैं तो सीधा घोषित कर दीजिए कि फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है इसके कॉन्जुगेट बेस से। रेजोनेंस है ही नहीं, बस R है, वो भी R रेजोनेंस नहीं, अल्काइल ग्रुप का R है। तो ये रेजोनेंस करता है, फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस करता है, इसीलिए फेनॉल बढ़िया एसिड होता है अल्कोहल के तुलना में। याद रखेंगे इस चीज को, फेनॉल इज अ बेटर एसिड देन अल्कोहल्स बिकॉज द कंजुगेट बेस ऑफ फेनॉल दैट इज फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। चलिए अगले सवाल पर चले मेरे भाई। वाई इज अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल इन वाटर? बोलता है अल्काइल हैलाइड वाटर में क्यों सॉल्युबल नहीं है? इसका एक आंसर आप ये लिख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, इसीलिए अल्काइल हैलाइड के पास ये क्षमता नहीं है कि अल्काइल हैलाइड क्या कर सके, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। या अल्काइल हैलाइड, देखो वाटर पोलर, पोलर वाला भी बात कर सकते हो। अल्काइल हैलाइड थोड़ा कम पोलर होता है, वाटर ज्यादा पोलर होता है, इसलिए भी डिसॉल्व नहीं होता है। बाकी कॉपी में मैंने लिखवा रखा है कि अल्काइल हैलाइड के पास ये टेंडेंसी नहीं है कि वाटर वाटर के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो उसको ब्रेक कर पाए। जब तक पानी के खुद के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं तोड़ोगे तब तक पानी में जाके सॉल्युबल होना मुश्किल है। चलिए बोलता है इन सारे कंपाउंड को रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। देखिए रिएक्टिविटी की बात करें तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैसे पता करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे पता करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होता है, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का सबसे कम। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा तो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा। और कोई भी बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है उतना ही वीक होता है। तो सब छोड़ने का बात आएगा, बॉन्ड टूटने का बात आएगा, ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, फिर ये, फिर ये। तो रिएक्टिव सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर मिथाइल क्लोरीन, मिथाइल क्लोरीन, मिथाइल ब्रोमीन, मिथाइल आयोडीन,
में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन वाला, या आयोडीन को सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि भागने में सबसे आगे है। एसएन रिएक्शन का अगर ऑर्डर पूछ ले तो आयोडीन, अगर किसी अल्काइल हैलाइड से आयोडीन लगाए तो सबसे बढ़िया एसएन रिएक्शन देगा क्योंकि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे आसानी से टूट सकता है। अगला सवाल, व्हाट इज रेसेमाइजेशन? सुनिए, रेसेमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मान लीजिए अब मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, सुनो। मान लो कि मैं कोई रिएक्शन करवाया और उस रिएक्शन के दौरान कुछ प्रोडक्ट मिला और प्रोडक्ट ऑप्टिकल आइसोमर है, दो प्रोडक्ट मिला ए और बी, ऑप्टिकल आइसोमर है ए और बी दोनों, लेकिन फर्क ये है कि ए जहां पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बी वहां पर लीवो रोटेटरी है। तो ए चाहेगा लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना, बी चाहेगा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना, लेकिन होगा ये कि जो ज्यादा घुमाएगा लाइट उसकी तरफ घूमेगा। तो रेसेमाइजेशन एक खास केस है जब दो कंपाउंड जिनका ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट है और दोनों इक्वल मोल्स में बनते हैं, और इक्वल मोल्स में अगर बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं उनका ऑप्टिकल रोटेशन सेम होगा, तो ओवरऑल रोटेशन कैंसल हो जाएगा, कोई रोटेशन होगा ही नहीं। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग कहते हैं, ऐसे ही मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, या इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेसेमाइजेशन। तो इक्वल मिक्सचर बने इनैंशियोमर्स का, ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, इनका इक्वल मिक्सचर बने और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, इस प्रक्रिया को कहते हैं रेसेमाइजेशन। कॉपी में लिखवा रखा हूं। फ्रीऑन का एक यूज बताइए ना, तो रेफ्रिजरेंट में कूलेंट के तौर पर, जो फ्रिज में गैस होता है उसमें हम लोग फ्रीऑन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीऑन क्या है, तो लास्ट में पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ते हैं उसमें फ्रीऑन पढ़ते हैं। फ्रीऑन का फॉर्मूला हो जाएगा, फ्रीऑन बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग चलो देख लेते हैं, फ्रीऑन में बहुत सारे फ्रीऑन होते हैं, हम लोग F12 को देख लेते हैं। F12 का फॉर्मूला होता है कार्बन पर 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन। इसका इस्तेमाल रॉकेट्स वगैरह में भी प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाता है। CCl2F2 फ्रीऑन 12 का फॉर्मूला बताया हूं, इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट के तौर पर ठंडा करने के लिए करते हैं, फ्रीऑन याद रखना है। साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म को भी पढ़ के जाना है, क्लोरोफॉर्म बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म के सारे रिएक्शंस को देखना है, क्लोरोफॉर्म कैसे फॉस्जीन गैस से रिलेटेड है इसको भी देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है वुड्स रिएक्शन क्या है, बोले अरे यार वुड्स रिएक्शन तो याद होगा, नेम रिएक्शन का जो लिस्ट दिए थे तुम लोगों को 31 दिन 31 रिएक्शन, उसमें वुड्स रिएक्शन भी था। और वुड्स रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन जब जब याद आए तो वुड्स रिएक्शन के साथ फिटिग और वुड्स फिटिग को भी याद रखना, क्योंकि वुड्स के साथ वो दोनों फ्री में आता है। वुड्स रिएक्शन एक प्रकार का कपलिंग रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, और साथ ही साथ ड्राई ईथर लेकर के जाते हैं। सुनना, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। देखो होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड का 2 यूनिट लेकर के जाते हैं, सोडियम से जब रिएक्शन करवाते हैं तो याद रखो कि अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है, मतलब R वाला जुड़ जाएगा R से और Na चला जाएगा X के साथ, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो R है ना, ये भी 2 यूनिट लेकर के जाएंगे, ये भी मेटल का भी 2 यूनिट लेकर के जाएंगे। तो होता क्या है समझो, मैं आप तुमको इसको 2 लिखने के बजाय ऐसे लिख के दिखाते हैं ना, एक और RX लेकर के जाएंगे, एक और अल्काइल हैलाइड लेकर के जाएंगे, तो मान लो कुछ ऐसा RX, तो ये बॉन्ड मान लो टूट जाएगा, R के साथ चला जाएगा, 2NaX के साथ चला जाएगा, तो साथ में बन जाएगा क्या 2NaX, और इसी रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिटिग रिएक्शन जब बेंजीन होगा यहाँ पर, तो एक बेंजीन से दूसरा बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा तो फिटिग रिएक्शन, और एक बेंजीन रिंग के साथ नॉर्मल अल्काइल हैलाइड होगा तो उसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। अभी यहाँ पे समझ में नहीं आया तो एक बार इमेज जाकर के देख लो। वुड्स रिएक्शन में बता दिया कि अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके कपल बना लेता है, वैसे ही सेम है फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, उसको भी जाकर के देख लो, काफी मदद मिलेगा। अगले रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं। व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन? जब हेलो अल्केन्स हेलो एरेन्स शुरुआत करते हैं तो नेम रिएक्शन का सिलसिला जब आना शुरू होता है, उसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन सबसे पहले आता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। कॉपी चेक करो, मैं लिखाया था कि आएगा कोई भी, देखो मैं लिखाया था ऐसे कॉपी में कि आएगा ब्रोमीन क्लोरीन, लेकिन क्या बन के जाएगा, जाएगा क्या बन के, आयोडीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है ध्यान दो, अल्काइल हैलाइड मतलब आएगा RX आएगा, और X की जगह पर कौन आएगा
क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। और इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम आयोडाइड Na से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर नहीं करवाते हैं, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करवाते हैं। तो एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, एक्स हट जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा Ri और NaX साइड हो जाएगा, हैलोजन का एक्सचेंज हो गया। तो भैया फिंकलस्टीन रिएक्शन में आएगा क्लोरीन ब्रोमीन बनके R के साथ, लेकिन जाएगा आयोडीन बनके। और सेम रिएक्शन है जिसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, जहां पर आएगा कुछ भी बनके लेकिन जाएगा फ्लोराइड बनके, जहां पे रिएक्शन हम लोग AgF से करवाते हैं, है ना, AgF से करवाते हैं। इसको भी देख लोगे, स्वार्ट्स रिएक्शन को भी देख लोगे। आगे चलते हैं, बोलता है डिफरेंस बताइए ना SN1 SN2 रिएक्शन में। भाई बहुत बार हम लोग पढ़ रखे हैं, SN1 का नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला डिफरेंस यही हो गया। दूसरा डिफरेंस, इसके ऑर्डर को लिख लोगे, ऐसा लिख सकते हैं कि जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सबसे पहले SN1 की बात करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर, ये 2 स्टेप में, ये सिंगल स्टेप में। इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसमें रेसेमाइजेशन होता है, इसमें इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। हालांकि 2 नंबर का सवाल है तो कम पॉइंट्स लिखना, जो पॉइंट समझ में आए वो लिख लेना। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर होता है, मैं बता दे रहा हूं, SN1 रिएक्शन की बात करें तो सबसे बढ़िया, SN1 की बात करें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे बढ़िया रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 की बात करें, कुर्सी वाला कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया बताया था क्लास में, भोज भात वाला, तो उस तरीके से याद रख सकते हो। सब कुछ बताया था कि SN2 में पीछे से आके कुर्सी, या SN2 में क्या होता है कि आदमी पहुंचता है, कुर्सी खाली हो जाता है, तो भीड़ भाड़ जितना कम रहेगा उतना बढ़िया रिएक्शन होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN1 में कुर्सी खाली करवाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसके बाद कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है सबसे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सारा कहानी जुड़ा हुआ है, सारा तार जुड़ा हुआ है। तुम खुद ऐसा कंडीशन में अपने आप को शायद डाले होगे कि रिएक्शंस को बोझ बना ले। मैं बोला था पहले ही कि रिएक्शंस को रिवाइज करते हुए चलो, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ोगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो तुम ऑर्गेनिक को नहीं छोड़ोगे, ऑर्गेनिक तुमको छोड़ देगा। लेकिन अभी ये सब बात नहीं, अभी आपका एग्जाम है, जो भी सवाल करवा रहा हूं उसको बढ़िया से करो, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूं, सीधा सवाल पर चल रहे हैं। बोलता है व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन के लिस्ट में ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं। डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन CuX से करवा दो, है ना, और जहां पे हेलोजन होगा क्लोरीन या ब्रोमीन आकर के लग जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl- का रिएक्शन किससे करवा दो, CuX या फिर Cu2X2 भी लिखा हो सकता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट को हटा करके क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो, हेलोजन लगा दो, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों हो सकता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और कॉपर पाउडर के साथ हेलोजन लगाओगे तो वो कहलाता है गेटरमैन रिएक्शन। दोनों साथ में लिखा होगा कॉपी में, मैं फिर से कह रहा हूं, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन CuX या Cu2X2 से करवा दो, तो जो भी हेलोजन होगा हमारा वो बेंजीन से लग जाएगा। और मैं बताया था डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से हम लोग किसी भी कंपाउंड को काफी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट एक काफी अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल कहलाता है। डाइजोनियम सॉल्ट को एनिलीन की मदद से बनाते हैं, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2+HCl से करवाते हैं या नाइट्रस एसिड से करवाते हैं, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन के तैयार होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डायजोटिसेशन, वो भी आगे हमारे इसमें है। बोलता है व्हाट आर पॉलीहेलोजन, भैया नाम से काम हो गया इसका। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, वैसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन लगे हैं उसको पॉलीहेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल में फ्रियोन ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म सुंघाने के काम आता है, किडनैप करना हो किसी को तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। CCl4 का इस्तेमाल फायर, आग बुझाने के लिए किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर किया जाता है। सबका यूज सब कुछ बता रखे हैं। अगला, आइडो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव है SN रिएक्शन। भाई आइडो अल्केन बोलता है, देखो अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में तुम लोग SN रिएक्शन तो पढ़े हो, लेकिन बोलता है जब आयोडीन लगा होता है तो SN रिएक्शन में मजा ही आ जाता है, क्योंकि रिएक्शन सबसे बढ़िया होता है। उसका रीजन ये है, अभी मैं बताया था कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे आसानी से टूटता है एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन या कार्बन ब्रोमीन, क्योंकि इसका बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम है, सबसे आसानी से टूटेगा और इसीलिए सब्स्टिट्यूशन बढ़िया होगा। तो CI बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे कमजोर होगा,
आसानी से टूटेगा, रिएक्शन जल्दी होगा। आगे चले, बोलता है डीडीटी का स्ट्रक्चर बताओ ना। फॉर्मूला दे रखा है, इसका यूज डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए, है ना। इसका स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखोगे। कार्बन पे क्या लगा दो, 3 क्लोरीन लगा दो, और उसी कार्बन को 2 बेंजीन रिंग से जोड़ दो। नहीं, कुछ छूट रहा है ना। उसी कार्बन को क्या कर दो, हाँ, उसी कार्बन को आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, डाइफेनाइल, मीथेन, इथेन, है ना। तो कार्बन, और इस पर ऐसे देखो, ये फॉर्मूला मुझे गलत लग रहा है ना, ये फॉर्मूला मुझे गलत लग रहा है, इसको काट लो, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। ये गलत लग रहा है, प्रिंट हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं बता दूं कि इस तरीके से होता है। तो फेनाइल ड्रॉ कर लोगे, है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, है ना, और इसके बाद कार्बन, कार्बन, और इस पर 3 क्लोरीन लगा दोगे, है ना, और इस पर क्या लगा दोगे, एक हाइड्रोजन। ये क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। याद रखेंगे, इंसेक्टिसाइड के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है व्हाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स। क्या रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। कह रहा है कि अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स। भाई क्या मैं ये बात पहले नहीं बताया हूं कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है? रीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अंतर बताइए ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल पे। देखिए अगर कुछ नहीं आए तो ये अंतर लिख दें कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लासेस में बढ़िया से पढ़े हो ऑर्गेनिक, तो आप लिख सकते हो कि भैया हम एक टेस्ट पढ़ते हैं, डेट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। ये ल्यूकास टेस्ट का काम ही होता है अंतर बताना। किसमें अंतर बताना? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में। जो ल्यूकास टेस्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम लोग एक रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस रिएजेंट का नाम है HCl प्लस ZnCl2। इसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ये ल्यूकास रिएजेंट क्या करेगा, जरा ध्यान से देखिए। अभी मैं रिएक्शन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं कि 3 डिग्री अल्कोहल से जब इसका रिएक्शन करवाइएगा, 2 डिग्री अल्कोहल से करवाइएगा और 1 डिग्री अल्कोहल से करवाइएगा, 3 डिग्री में तुरंत रिएक्शन हो जाएगा और आपको इंस्टेंट क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देगा। इसको टर्बिडिटी बोलते हैं, इंस्टेंट टर्बिडिटी दिखाई देगा। तुरंत रिएक्शन में क्लाउड के जैसा थोड़ा चीजें आपको दिखाई, थोड़ा कह सकते हैं कि टर्बिडिटी का मतलब होता है कुछ ऐसा मूवमेंट आपको सॉल्यूशन में दिखाई देगा, या कुछ प्रेसिपिटेट जैसा बन जाएगा। क्यों बनता है ये भी बताऊंगा। 2 डिग्री में लग जाएगा कम से कम 2 से 10 मिनट, है ना, और 1 डिग्री में नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी बनेगा ही नहीं। होता यह है कि ल्यूकास टेस्ट के दौरान अल्कोहल का रिएक्शन जब ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है, तुरंत बन जाता है, और वो अल्काइल हैलाइड HCl ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्यूबल नहीं होता है, इसलिए टर्बिडिटी तुरंत 2 से 10 मिनट लगता है। तो 2 से 10 मिनट में टर्बिडिटी, और 1 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करता तो उसमें टर्बिडिटी नहीं दिखता है। चलिए ना अगले सवाल पर चलते हैं। ये 50वां स्लाइड, व्हाई ईथर्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अल्कोहल। बोलता है ईथर पानी में कम सॉल्युबल होता है अल्कोहल की तुलना में। एक बार अल्कोहल का चेहरा देखो, एक बार ईथर का चेहरा देखो, ईथर का चेहरा देखो। यार अल्कोहल पानी से तुम्हारा दोस्ती है, पक्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते होगे, करते हो ना? हाँ करता है। ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, सिंपल सा फंडा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करोगे तो पानी के साथ मिले रहोगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नाम से पता चल रहा है कि ईथर बनाने वाला एक प्रक्रिया है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड आयन से करवाते हैं, यानी R-ONa से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, तो आपको ये याद रखना है ईथर बनता है तो
X चला जाएगा Na के साथ, R डैश O के साथ R आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा R डैश O R और साथ में Na, और Na के साथ कौन चला जाएगा X। कैसे किया रिएक्शन भाई, यहाँ से X और यहाँ से Na, साथ में R डैश O और R साथ में, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर बनता है अल्कोक्साइड आयन से और हेलाइड से। सोडियम लगा है तो इसको सोडियम अल्कोक्साइड बोलेंगे, या R डैश O माइनस को सिर्फ अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। फेनॉल का इस्तेमाल बताइए ना कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल, जितना भी एंटीसेप्टिक है उसमें भी फेनॉल का अमाउंट होता है। टॉलेंस टेस्ट किसको कहते हैं? टॉलेंस टेस्ट सबसे पहले अपने को एल्डिहाइड के बारे में बताता है। वैसे कंपाउंड्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, वो टॉलेंस टेस्ट देगा। कीटोन वाले भी देंगे, लेकिन खास प्रकार का कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, वैसा कीटोन जिसके पड़ोस वाले कार्बन पर OH लगा रहेगा, वही टॉलेंस टेस्ट देगा। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो होता है AgNO3 प्लस NH4OH, या ये रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि वहां पे फॉर्मूला दे भी रखा है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, है ना। तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये लोग टॉलेंस टेस्ट देते हैं। साथ ही साथ फॉर्मिक एसिड भी देता है, फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के पास भी जो नज़ारा होता है वो एल्डिहाइड के जैसा होता है। देखो ना, फॉर्मिक एसिड की बात करें तो C डबल बॉन्ड OOH, तो C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड के पास भी ये ग्रुप है, इसलिए फॉर्मिक एसिड भी इनके ग्रुप में शामिल है। टॉलेंस टेस्ट के दौरान होता क्या है कि ये तीनों कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देते हैं, तो उसमें हमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। तो कोई भी टेस्ट अगर टॉलेंस टेस्ट देता है तो ब्लैक कलर का सिल्वर प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। सिंपल सा फंडा देखो, एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे होता है, लेकिन कीटोन बीच में भी हो सकता है। एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पर होगा, एल्डिहाइड जब जब बनता है तो हमेशा कॉर्नर पर बनता है, लेकिन कीटोन जब जब बनता है तो बीच में बनता है। तो आप सीधा याद रखो कि एल्डिहाइड में कम भीड़ भाड़ होता है, कीटोन में ज्यादा भीड़ भाड़ होता है, इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव और कीटोन कम रिएक्टिव। अगले सवाल पर चलें। बोलता है कैनिजारो रिएक्शन, ये दोबारा रिपीट हुआ है, फिर से सवाल आ गया है। वैसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे मैं फिर से बता ही दे रहा हूं, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। जैसे हमारे पास HCHO है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शियोनेट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शियोनेट का मतलब एक बार ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार रिड्यूस तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अगले सवाल पर चलते हैं। बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा काई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसलिए ज्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी एक मॉलिक्यूल दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइज भी होता है, डाइमर बनाता है। देखो मैं दिखाता हूँ। मान लो हम एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इसके बगल में अगर कोई दूसरा एसिटिक एसिड आ जाए, कोई दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल इसके बगल में आ जाए, OH डबल बॉन्ड O, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमेराइज करने का मतलब है ये दोनों एक साथ हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, है ना। तो ये डाइमेराइज हो गया, दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके हमेशा जुड़ा रहता है। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अल्कोहल से भी ज्यादा, क्योंकि अल्कोहल एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये दो साइड से करता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आगे चलते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? देखो ये थोड़ा लंबा रिएक्शन होता है, हालांकि समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वही एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसके बाद इसमें अल्फा हाइड्रोजन या कीटोन, अल्फा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास है वही रिएक्ट करेंगे किसी बेस से। सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और उसके बाद OH और H का एलिमिनेशन होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेकर के भी दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। मान लो कि मेरे पास है CH3 CH2, है ना, छोटा ही कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH, अल्फा हाइड्रोजन है भाई, पड़ोसी के पास हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट बेस से QH से।
होता क्या है, सबसे पहले कंपाउंड से उसका अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, तो ये CH2 CHO और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये माइनस वाला अटैक करता है अपने ही दूसरे यूनिट पे, मतलब 2 यूनिट से ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। मान लो ये है C डबल बॉन्ड O, मान लो ये है C डबल बॉन्ड O, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, हाँ। तो ये निगेटिव जो चार्ज आया है हाइड्रोजन के जाने से, ये अटैक करता है टोपी वाले कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर, पीछे से धप्पा करेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा छत पर, तो कंपाउंड जो बनेगा मेरे भाई वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यान से देखना। और मैं पहले क्लास में ही बताऊं कि ड्रॉ यहां से करें, है ना। तो होगा क्या, देखो CH3 इस पे अटैक हुआ है, ये बन जाएगा O माइनस, और हाइड्रोजन वैसा का वैसा ही, इससे कौन जुड़ गया, ये CH2 और उस पे लगा है CHO, इससे कौन जुड़ गया, ये CH2 और इस पे लगा हुआ है CHO। देखो ये पहला प्रोसेस है एल्डोल कंडेंसेशन का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको H+ मिलता है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर से H+ लेके ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 COH CH2 और CHO। अब जो कंपाउंड बना है इसके पास एल्डिहाइड भी है, इसके पास OH यानी अल्कोहल भी है, इसीलिए इसको अल्डोल बोलते हैं। अल एल्डिहाइड, ओल अल्कोहल, अल्डोल, इसलिए इसको अल्डोल कहते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है दोस्त, देखो जो एल्डिहाइड है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा कार्बन से यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, और H और OH एलिमिनेट हो जाएगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH3 कार्बन, OH निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, एक हाइड्रोजन छूट गया ना, हाइड्रोजन ये वाला छूट गया, ऐसे डाल देंगे, है ना। तो CH डबल बॉन्ड और वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा CH और आगे CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया भाई। इसका UPSC नेम लिख लोगे, यहाँ से नंबरिंग करो ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन, और 1 पर एल्डिहाइड अल। ठीक है, क्लियर है। चलो ये था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन देता है, वैसे एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है, ये भी मैं तुमको बता चुका हूं। देखो अगर हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड का, ये है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के पास कहीं ना कहीं एल्डिहाइड वाला नेचर है, CHO ग्रुप, और CHO रिड्यूसिंग है, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देता है, इसीलिए हमारा फॉर्मिक एसिड भी इस वाले ग्रुप के होने के कारण ही हमारा फॉर्मिक एसिड भी जो टेस्ट है वो टेस्ट देगा। कौन सा टेस्ट देगा, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट कौन था, AgNO3NH4OH, और फेलिंग था CuSO4, और साथ में रकेल सॉल्ट KNaC4H4, और क्या था KNaC4H4O6.4H2O, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वाई बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड से, सिंपल सा फंडा समझिएगा, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं। अब मैं आपको बताया था कि जब कोई एसिड अपना H+ रिलीज करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो एसिड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में कॉन्जुगेट बेस ये बना है, और इस केस में कॉन्जुगेट बेस हमारा जो इस केस है, मतलब दूसरे केस में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। भाई देखो जो बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होगा, हम कह सकते हैं दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस करके ये ज्यादा स्टेबल है इसके कॉन्जुगेट बेस से, तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उसका एसिड भी स्टेबल। तो बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके रिस्पेक्ट में, एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में, एसिटिक एसिड। चलो अगला सवाल। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन, देखिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन किसको कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। देखिए हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये एनिलीन है, और एनिलीन का रिएक्शन जब हम लोग RCl से करवाएं तो R ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लग जाना चाहिए था, और हाइड्रोजन निकल के HCl चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, जरा ध्यान से सुनना। इसके साथ हम लोग एनहाइड्रस FeCl3 भी लेकर के जाते हैं। ये जो एनहाइड्रस FeCl3 होता है ना, वो एक प्रकार का एसिड होता है, और हमें पता है एनिलीन एक प्रकार का बेस है। तो एसिड और बेस साथ में जब मिलते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए।
तो लोन पेयर जो नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बना लेता है AlCl3 से रिएक्शन कर लेता है, FeCl3 भी होता है, AlCl3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, AlCl3 दोनों लेविस एसिड हैं, तो बेंजीन रिंग इससे डीएक्टिवेट हो जाता है, तो रिएक्शन बढ़िया नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अपना लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देता है FeCl3 को, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता। अगले सवाल पर चलते हैं, डायाजोटिसेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एनिलीन से जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने का प्रक्रिया होता है उसी को डायाजोटिसेशन कहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास ये एनिलीन है, अब एनिलीन का रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं? NaNO2 प्लस HCl से। टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठंडा ठंडा टेम्परेचर, ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम होगा, और उसमें जो हमारा एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इससे पहले भी हमने एक रिएक्शन करवाया था, उसका भी टेम्परेचर सेम रखना, जहाँ पे हमने इथाइल एमाइन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, वहां भी टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, इसी रिएक्शन को बोलते हैं डायाजोटिसेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग एनिलीन का रिएक्शन देखो NaNO2 प्लस HCl से करवाओ या HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से करवाओ, दोनों बात बराबर है, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl मिलके भी नाइट्रस एसिड ही बनाएगा और उसके बाद ही ये रिएक्शन होगा। चलें आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। बोलता है व्हाट इज हिंसबर्ग टेस्ट। यार हिंसबर्ग टेस्ट की बात करें ना तो मैं टेस्ट, अभी रिएक्शन पूरा 2 नंबर में तुमको लिखने का जरूरत नहीं, रिएक्शन थोड़ा बड़ा मैं बताता हूँ। हिंसबर्ग टेस्ट डिफरेंस बताता है किसमें? 1 डिग्री अमाइन में, 2 डिग्री अमाइन में और 3 डिग्री अमाइन में, ठीक है। जो 1 डिग्री अमाइन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेस में सॉल्यूबल होता है। बेस में क्या होता है? सॉल्यूबल। मतलब 1 डिग्री अमाइन अगर है तो जो प्रोडक्ट मिला उसमें उसको बेस में डाल दो, घुल गया तो 1 डिग्री अमाइन था, और जो 2 डिग्री अमाइन होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बेस में सॉल्यूबल नहीं होता है, बेस में सॉल्यूबल नहीं होता। और 3 डिग्री अमाइन बोलता है भाई रिएक्शन ही नहीं करेंगे। रिएक्शन का नाम है हाइजेनबर्ग टेस्ट, है ना। तो अगर मैं बता दूं या इसको सल्फोनिल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें जो रिएजेंट है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे RNH2 का रिएक्शन सल्फोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। सल्फोनिल क्लोराइड कैसा दिखता है तो देख लो एक बार, जो हमारा सल्फोनिल क्लोराइड है वो ऐसा दिखता है, S डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, तीनों से रिएक्शन करवाते हैं, और जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस दौरान हम कह सकते हैं जो Cl है ये Cl हट जाता है और नाइट्रोजन आकर के जुड़ जाता है। तो 3 केस में एक तो रिएक्शन ही नहीं करता है, 2 केस में 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, एक सॉल्यूबल दूसरा इनसॉल्यूबल। तो आप ये बात अपने माइंड में सेट कर लो कि ये जो भी टेस्ट है, ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है, ये अंतर बताता है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन में। अगला सवाल, एमाइंस बेसिक नेचर के क्यों हैं? मेरे भाई अमाइंस बेसिक नेचर के इसीलिए हैं क्योंकि अमाइंस के पास होता है लोन पेयर, और लोन पेयर वो डोनेट कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि अमाइंस हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड विच दे कैन डोनेट, और जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो कहलाते हैं लेविस बेस। तो अमाइंस इसी वजह से बेस है। अगला सवाल, एरोमेटिक एमाइंस कम बेसिक है एलिफेटिक अमाइन से। देखो एलिफेटिक अमाइन नॉर्मल एमाइन को कहते हैं, ये नॉर्मल अमाइन है, कहता है कि ये बढ़िया बेस है। लेकिन जब बात करेंगे एरोमेटिक अमाइन का तो सवाल ये कह रहा है कि एरोमेटिक अमाइन जो है ये एक खराब बेस है। हम बोलेंगे ऐसा क्यों? देखो बेस से हमें ये मतलब है कि कौन अपना लोन पेयर कितने अच्छे से डोनेट कर सकता है। तो ये अपना लोन पेयर हमेशा सुबह शाम दिन रात दोपहर हमेशा डोनेट कर लेगा। लेकिन यहाँ एनिलीन पर जो लोन पेयर है वो फिर बेंजीन के साथ आ जाता है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में अगर लोन पेयर आएगा तो डोनेशन के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। सुबह करोगे शाम को काम रहेगा, शाम को किसी को लोन पेयर का जरूरत पड़ेगा, कॉल करोगे फोन नहीं उठाएगा, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में अवेलेबल है। तो लोन पेयर एनिलीन का हमेशा अवेलेबल नहीं है। और हमने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अलग अलग बेस में, जब हम बेसिसिटी पढ़े थे अमाइंस की, तो हमने पढ़ा था कि सबसे खराब बेस अमोनिया था और अमोनिया से हार गया था एनिलीन। तो एनिलीन बहुत खराब बेस कहलाता है, किसी भी नॉर्मल अमाइन के रिस्पेक्ट में एनिलीन खराब बेस है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड
डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सिंपल रिएक्शन है, देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, इसको आप सिंपली समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, सॉरी अमाइड है, अमाइड RC डबल बॉन्ड O और NH2। तो अमाइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं Br2 प्लस NaOH से, Br2 प्लस NaOH से, कॉपी में आपके लिखा हुआ होगा रिएक्शन, तो आप याद रखिए कि ये प्राइमरी अमाइन बनाता है और इसका पूरा नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब घट जाना, डिग्रेडेशन रिएक्शन इसीलिए क्योंकि जितने कार्बन का अमाइड है, अमाइन उससे एक कम कार्बन का बनेगा, मतलब ये C डबल बॉन्ड O गायब ही हो जाएगा, यहाँ से एक कार्बन कम जाएगा, RNH2 बन जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लिख लोगे इसको, रिएक्शन समझ लोगे, याद रखोगे, अमाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही बनता है ना। कॉपी में काफी अच्छे से रिएक्शन को करवा रखे हैं, सारा मैकेनिज्म वगैरह बता रखे हैं। आगे बात करते हैं, बोलता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट इसको बोलते हैं जब नाइट्रोजन पर 4 अल्काइल ग्रुप लगा हो, है ना, 4 अल्काइल ग्रुप लगा हो, इस पे ऐसे प्लस चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। 4 अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा होगा और नाइट्रोजन पे जब 4 बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आना जायज बात है। चलो आगे बात करते हैं, ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन से पहले उससे डील करते हैं। बोलता है ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, तो ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर इसीलिए कहते हैं भाई क्योंकि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट दे देता है। क्यों दे देता है भाई, ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर पढ़े थे CHO, भूल गए क्या, OH H OH OH स्ट्रक्चर हमने इसका ड्रॉ किया था ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, और आखिरी में CH2OH। तो ग्लूकोज के पास क्या है, फ्री का एल्डिहाइड है या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट देता है, और टॉलरेंस टेस्ट सिल्वर मिरर देगा ब्लैक कलर का, और फेलिंग CO2O देगा रेड कलर का। यानी जो ग्लूकोज है वो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट दोनों देता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा भी था, रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगला सवाल, पॉलीसैकेराइड्स किसको कहते हैं। देखिए पॉलीसैकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस कर सके। तो हम लोग लिख सकते हैं, वैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरी में, सॉरी 3 कैटेगरी में बांटा था, मोनोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ओलिगोसैकेराइड्स जो 2 से 10 यूनिट में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और आखिरी था पॉलीसैकेराइड्स। तो लिख लेंगे दोज कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज हो सकता है, विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव, क्या देने के लिए, टू गिव मोर देन 10 प्रोडक्ट्स। ठीक है, याद रखोगे। एग्जाम्पल की बात करें, कॉपी में भी लिखाए थे, स्टार्च है ना, और क्या क्या लिख सकते हैं, ग्लाइकोजेन। स्टार्च जो होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। ग्लाइकोजेन सेम काम करता है एनिमल के लिए। स्टार्च और ग्लाइकोजेन सब पॉलीसैकेराइड्स हैं, ETC। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है हमारा वो है म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज किसको कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, जब हम लोग साइक्लिक या हैवॉर्थ स्ट्रक्चर पढ़े थे ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़े थे तो 2 प्रकार पढ़े थे, एक अल्फा और एक बीटा। OH ऊपर वाला OH राइट और लेफ्ट साइड के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा ग्लूकोज पढ़े थे। तो ग्लूकोज को जब एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं ना, तो अल्फा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बीटा ग्लूकोज में, बीटा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है अल्फा ग्लूकोज में। इसी ऑप्टिकल रोटेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यूटा रोटेशन। मैं फिर से कह दे रहा हूं, म्यूटा रोटेशन को समझने के लिए, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, तो 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, अल्फा और बीटा। तो ग्लूकोज को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो अल्फा वाला बीटा बनता है, बीटा वाला अल्फा बनता है। इसी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज को, इसी को नाम दिया गया है म्यूटा रोटेशन। अगला सवाल कहता है एसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहते हैं। देखो एमिनो एसिड 2 प्रकार का होता है, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो जरूरी है, जरूरी इसीलिए क्योंकि वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। वैसे एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं उसको एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, और जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं।
एग्जाम्पल लाइसिन और ट्रिप्टोफेन याद रखना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बताया था एसेंशियल नॉन एसेंशियल के एनसीईआरटी के किताब में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर स्टार मार्क लगा हुआ है टेबल के अंदर, देख लोगे। डिफरेंस फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, देखो फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो लीनियर होता है, सीधा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन स्पेरिकल शेप का होता है। और दूसरा पॉइंट याद रख लो, एक वाटर में सॉल्युबल नहीं है और दूसरा वाटर में सॉल्युबल। एग्जाम्पल केरेटिन और इसका हेमियोग्लोबिन, सेम एग्जाम्पल कॉपी में भी लिखवा रखा हूं, एक बार देख लोगे। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जब बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग एमिनो एसिड का सीक्वेंस, कि एमिनो एसिड का क्या सीक्वेंस है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद उसका शेप, मतलब हेलिक्स स्ट्रक्चर है या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, वो आता है इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। उसके बाद जो आगे और फोल्ड होता है वो आता है टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो हालांकि यहाँ पर वही एमिनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में एमिनो एसिड लगा हुआ है, उसी सीक्वेंस को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। बोलता है प्रोटीन्स एम्फोटेरिक नेचर का क्यों होता है। भाई देखो प्रोटीन जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब जो एसिडिक नेचर भी शो करे, बेसिक नेचर भी शो करे। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो बनते हैं एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड वैसे एसिड को बोलते हैं जिसके पास NH2 ग्रुप भी है और जिसके पास COH ग्रुप भी है। NH2 ग्रुप तो बेसिक नेचर का होता है और COH भी एसिडिक नेचर का होता है। मतलब भाई सुनो, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड के पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों हैं, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करेगा, और जो दोनों नेचर शो करता है उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो जो प्रोटीन है वो एम्फोटेरिक नेचर का इसीलिए है क्योंकि उसके पास COH एसिडिक ग्रुप भी है और NH2 बेसिक ग्रुप भी है। चलते हैं अगले सवाल पर। अभी तक बने हुए हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत बढ़िया करोगे, बहुत बेहतर करोगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सही डायरेक्शन में नहीं कर पाते। जब तुम खुद से सेल्फ स्टडी करते होगे या अभी जब लेक्चर देख रहे होगे तो तुमको बहुत सारा बात याद आ रहा होगा। तुम सोच रहे हो यार कॉपी जब हम पढ़ते हैं तो ये सारा बात क्यों नहीं याद आता है। तो भाई यही तो है, सही दिशा में मेहनत करोगे तभी जाकर के सफलता मिलेगा। चलो हम लोग बातचीत ज्यादा नहीं करते हैं। DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है। देखो सीरियल सब में होता है ना, बोलता है DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो DNA टेस्ट का मतलब क्या है। देखो DNA जो होता है ह्यूमन का या किसी भी कह सकते हो ऑर्गेनिज्म का, उसमें न्यूक्लिक एसिड का अपना एक सीक्वेंस होता है। तो अलग अलग कह सकते हैं पर्सन का जो न्यूक्लिक एसिड है उसका सीक्वेंस अलग अलग होता है, बस उसको ही मैच करवाना होता है। खैर इसकी मदद से हम लोग क्रिमिनल्स का पता कर सकते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल वगैरह से, क्राइम सीन से जो मिलता है, क्राइम सीन से कोई बाल मिला तो बाल से DNA से पता कर लेते हैं कि अच्छा इस आदमी का DNA मैच हो रहा है, मतलब क्राइम सीन पर ये मौजूद था। नेक्स्ट बायोलॉजिकल रिलेशनशिप चाइल्ड और पेरेंट की, किसका बच्चा कौन है, ये भी हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा, चलो ये सब तो देखे ही होगे मूवी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, चलो है ना। RNA और DNA की बात करते हैं। RNA और DNA में क्या डिफरेंस है। हालांकि बायोलॉजी वालों के लिए हो सकता है काफी आसान सवाल होगा। RNA और DNA में सबसे पहले भाई देख, सबसे पहले DNA लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बस हो गया 2-3 सवाल और बचा है। बात करते हैं DNA का और इधर बात करते हैं RNA का। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उम्मीद करते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फुल फॉर्म पता है, एक डिफरेंस उसी को बना दो। उसके बाद अगर बात करें DNA और RNA में दो प्रकार का शुगर हम लोग पढ़ते हैं, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सी राइबोज। तो DNA में होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और RNA में होता है, R से याद रखो ना सीधा, राइबोज शुगर। उसके बाद बेस की बात करें, बेस तो DNA के पास होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, पूरा लिखना। और अगर RNA की बात करें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, पढ़ाया हूं बहुत अच्छे से। DNA की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंडेड और इसमें
सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके बाद जो डीएनए का बात करें, लो ना मैं सारा पॉइंट लिख दे रहा हूँ भाई, 5 नंबर में भी पूछा हुआ है। अगर बात करें डीएनए का, तो डीएनए में आप लिख सकते हो कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको डीएनए स्टोर करके रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ट्रांसफर भी करता है। आरएनए जो है ना वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, लिख देते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बनाता है ना। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि कह रहा है व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लियोटाइड किन से बना है? तो अगर तुमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो हम लोग नाइट्रोजनस बेस का इस्तेमाल करते हैं, प्यूरिन पढ़े होगे, और पायरिमिडिन जो कि 2 प्रकार का होता है। पेंटोज शुगर का इस्तेमाल करते हैं, राइबोज और डिऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप का। ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और इसी न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनता है। तो चलिए हमारा जो लेक्चर है ऑर्गेनिक का वो यहीं पर समाप्त होता है। देखो ऑर्गेनिक में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। इस लेक्चर का माध्यम था या इस लेक्चर का जो मेन मोटिव था वो रिएक्शन के अलावा बहुत सारे सवाल ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं उनका रिवीजन था। साथ ही साथ अगर आपने नोमेनक्लेचर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के नोमेनक्लेचर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, उनसे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। और लेक्चर करके अगर मजा आया हो, बहुत लोग ऑर्गेनिक काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर ऑर्गेनिक कराओ, इनऑर्गेनिक कराओ। भाई टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, क्वेश्चंस को छांटना पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन लाके नहीं करवा सकते हैं। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि आपका एग्जाम नजदीक है तो आप अपने हिसाब से भी सही हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेक्चर अब आपको मिल गया है, करके मजा आया है तो लाइक कर लो, कमेंट कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फटाफट से अगले वीडियो में, धन्यवाद।